दो हजार बीस से कुछ तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम हो जाएंगे वो, एग्जाम हो जाएगा ना। हाँ तो इसलिए हम चल रहे हैं। क्या समझ जाए यहाँ पे ना मतलब क्या इसलिए मेरी अम्मी को पता नहीं, मेरी अम्मी क्या मतलब कुछ दिखता नहीं है, पैर मतलब प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा, तो हाँ इस वजह से मैं जा रही हूँ। तुम्हारा शौक था, है इनका भी कॉन्वेंट किया गया था, इनका के नाम किया था नाइन नाम कॉन्वेंट का 90 ना जो 1946 ये थे, ठीक है ट्राई अगर तुमसे पूछे यूएन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल नार्वे का है, दूसरा का नाम हर्षल ओल्ड, ठीक है ना, ओल्ड करके याद करो। इनको ही तो ये एग्जाम में फ्री वाले की क्वेश्चन है, ठीक है 90 ओके कब ये फॉर्मिंग किया गया था तो 1953 में अच्छे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, 3 नंबर में कौन है, यू टर्न। यू टर्न कौन सी, तो यू टर्न तुम्हारा यू टर्न इंडिया से कंपेयर किया तो 90:1 करेंगे, 90:1 तक ये यूएन के सेक्रेटरी फर्स्ट नॉन यूएन का लगभग क्या क्या है, यूटन का खाद खाद है ना, खाद पात ये फर्स्ट नॉन आसियान का है ना, हो गया। अच्छा ये कब थे, भारत
अब आ जाओ, अब नॉर्मली याद करना है। कुछ पूछना है क्या तुम लोगों को? पूछो। उसके बाद, हाँ उसके बाद कब तक अपने लेके 1980 ठीक है। एक हर जगह 10 के बाद फिर ये बने 10 साल के बाद, है ना? पॉपुलर बने, ठीक है। और 1991 तक उसके बाद बीट रोड, 1990 कॉफी एंड नान, ठीक है। कॉफी एंड नान क्यों इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? ये पेपर वन कहते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के कौन सा, कौन सा ऐसा यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना? नोबेल प्राइज, तो इनको जो नोबेल, उन्होंने अपने बात किया था, ये कौन सी नाम थे, ये पहले ब्लैक ऐसे थे, ये पहले ब्लैक थे जो यूएन के सेक्रेटरी थे, इराकी में पहले कौन ब्लैक, एंटोनियो गुटेरेस जो कि 2000 है। और पढ़ेंगे, ये पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद फिर देखो, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन, ये जो है ना, है ना, है ना, इसमें हिटलर, हिटलर के आगे है, क्या क्या पढ़ती हूँ इसका मतलब ये कि मैं कुछ भी कर दूँ, आना अगर खड़ा, बनना लैंड, ये मैं बता, लैंड क्या बोला था,
इसका जुडिशियल रिव्यू जो उसको कोई टच नहीं कर सकता। तो इंटरनल सेक्रेटरी ठीक है ना। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन ना, मीसा मीसा ये लैंड रिफॉर्म के बिल थे। तो इस कॉन्फ्रेंस का क्या उसको बाहर कर दिया। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन खाना हरण था इसका मतलब 95 डेट हाँ 90 44 बहुत ही हल्का क्वेश्चन। ये बहुत गलत किया। पेपर में ये देखो ये वाला सेंटेंस नो गन पूछे या ब्लड पूछे डी है। गन पॉलिटिकल हॉट देखो ये सारी इस तरह से gun पूछ blood पूछ, बहुत ज्यादा। चलो ये वाला आज टैग भी नहीं बोल आज अभी दोनों कंफ्यूजन होता क्योंकि मैं आरसी को दोनों मैं आरसी को चीज में लेकिन याद रखना सबसे पहले सबसे टैग भी ठीक है टैग भी है। ठीक है क्लियर आवाज आ रही है ओके। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो ये तो तुम लोगों को पढ़ा हुआ है ना, ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन ये पढ़ा हुआ है। हॉथरन एक्सपेरिमेंट में पढ़ा चुकी हूँ कि हॉथरन एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक
हॉथरॉन में हुआ था, शिकागो में हुआ था 1924 से लेके 1932 तक। इसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिलेशन बोला जाता है। एल्टेन मारो, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे लगा कि आफरीन न्यू आई ना, तो मुझे लगा कि आफरीन आएगी तो उसको समझाना पड़ेगा, तो वो तो अभी आई नहीं, तो इसका आंसर बता दो। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट का मोमेंट किससे रिलेटेड है, बता दो आंसर। ह्यूमन रिलेशन, बिल्कुल ह्यूमन रिलेशन। तो मैं सॉल्व ये कर रही हूँ, पार कर रही हूँ, ठीक है। आ जाओ, ये वाला नया टॉपिक है, मैं इसको समझाती हूँ अच्छे से। देखो क्या हुआ, मर्केंटिलिज्म्स, ठीक है ना, मर्केंटिलिज्म्स। मर्केंटिलिज्म्स का मतलब क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है ना। ये पॉलिसी डोमिनेट करती थी यूरोप में 16 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद करना कि जो मर्केंटिलिज्म्स है ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है, और ये यूरोप में आई थी 16 सेंचुरी से 18 सेंचुरी में, यूरोप में डोमिनेट थ्योरी थी, ठीक है ना। इसका इसका फोकस क्या था, ये थ्योरी का फोकस क्या था, इट एम्फेसिस द रोल ऑफ द स्टेट मैनेजिंग द इकोनॉमिक, कि इसका रोल था कि स्टेट जो है ना वो मैनेज करेगा इकोनॉमिक को, ओके। खास तौर से इसका इसका पर्पस क्या था, इसका मेन फोकस था कि स्टेट जो है ना वो पावर को कैसे, वेल्थ को कैसे इंक्रीज करना, इसका एक ही पर्पस था कि पावर के पीछे भागना। मतलब पावर कैसे, इकोनॉमिक के थ्रू पावर चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, इस तरह वाला पावर नहीं। नेशनल वेल्थ एंड पावर इसका फोकस था, अभी मैं बता रही हूँ इसका मेन पर्पस क्या था। मर्केंटलिज्म का मेन पर्पस था, मर्केंटलिज्म एम एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ठीक है ना, पैसा को, वेल्थ को एक्यूमुलेट करो। कैसे भाई, फॉर्म, चाहे वो गोल्ड के शक्ल में हो चाहे वो सिल्वर के शक्ल में हो, तुमको वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, हर हाल में हमको वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। ये पावर के लिए भी पागल था, तो पावर के लिए पागल कैसे था मैं बता रही हूँ। वेल्थ वाज सीन एज ए मीन टू द इनहांस स्टेट पावर, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वेल्थ है, उसके पास पावर है, इसका मानना था। मर्केंटलिज्म मानते थे, ठीक है ना। मर्केंटलिज्म बोलते थे जिसके पास वेल्थ है उसके पास पावर है ना। तो हम लोगों को वेल्थ को, वो वेल्थ को पावर की जैसा दिखता था, मतलब जो जो दौलत होता है, मतलब जो रिच पर्सन है यानी वो पावरफुल है, ये मर्केंटलिज्म सोचते थे। तो उसके पास, जिसके पास पैसा है उसके पास मिलिट्री पावर है, इसका ये कहना था मर्केंटलिज्म का। मर्केंटलिज्म क्या बोलती है, देखो ये बात याद करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमाइज देयर एक्सपोर्ट, बोले एक्सपोर्ट को कम करो भाई, नहीं सॉरी, मैक्सिमाइज देयर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को ज्यादा करो। मतलब अगर देखो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम कोई चीज बनाई, मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई चीज बनाई, ये कोई पार्टिकुलर चीज है, इसको दूसरे कंट्री में जाके बेच दो, दूसरे कंट्री में जाके बेचने का मतलब है एक्सपोर्ट करना। तो ये बोलता है कि मैक्सिमाइज देयर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ और इंपोर्ट को मिनिमाइज करो। मर्केंटलिज्म चिल्ला चिल्ला के बोलती है, हर बुक में लिखा हुआ है। इसका पर्पस है कि एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करो, मतलब तुम किसी अपने कंट्री में जो चीज बना रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर कंट्री में बेचो तो पैसा आएगा, ठीक है। बाहर का चीज सोचो तुम कम से कम लाने की कोशिश करो। बाहर का चीज मतलब मान लो कि इंडिया है, अगर इंडिया में हम मर्केंटलिज्म पॉलिसी को अपनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग बाहर से कम सामान ज्यादा नहीं मंगवाए, बल्कि इंपोर्ट मिनिमाइज करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करे। उस एक्सपोर्ट तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारे कंट्री में पैसा ज्यादा आएगा, तो ये मर्केंटलिज्म सपोर्ट करते थे। इनका मानना था ना, मर्केंटलिज्म जो थे ना बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट वर्ल्ड वेल्थ, बोले अगर वर्ल्ड को दौलत बनाना है, दुनिया को दौलत बनाना है, तो किसी कंट्री को दौलत बनाना है, किसी कंट्री को रिच बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक नेशन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट मतलब अपना चीज जाके दूसरे कंट्री में ज्यादा बेचना पड़ेगा, ठीक है, और मिनिमाइज करना पड़ेगा इंपोर्ट को, तब जाके इस तरह से ट्रेड बैलेंस हो जाएगा और तुम पावरफुल हो जाओगी, ठीक है। अगर एक कंट्री को, मर्केंटलिज्म बोल रहे हैं, अगर एक कंट्री को पावरफुल बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो इंपोर्ट को मैक्सिमाइज करो और मिनिमाइज काशी को करना है, इंपोर्ट को करना है, ठीक है। उसके बाद देखो मर्केंटलिज्म जो है ना ये अगेंस्ट है, ये फ्री मार्केट की इकोनॉमिक के अगेंस्ट है। मर्केंटलिज्म किसके अगेंस्ट है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक के अगेंस्ट है, ये बात याद रखना। मर्केंटलिज्म जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमिक के अगेंस्ट है। मैं ग्रुप में ही ये भेजी थी ना, मैं जो ये लिंक सेंड की हूँ ग्रुप में सेंड की थी ना, कोई आया नहीं अभी तक।
ठीक है सुषमा, समझ में आया? मर्केंटलिज्म क्या है? मर्केंटलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जो वेल्थ के बोलती है, वेल्थ को एक्युमुलेट करने के लिए, है ना, इकोनॉमिक को बढ़ाना है, वेल्थ को एक्युमुलेट करना है ताकि आपका पावर बढ़े। अच्छी प्रेस्टियस तो मैं बता ही नहीं। ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो तुम्हारे पास एक प्रेस्टियस आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा। जैसे जैसे आज तुम एग्जांपल ले लो, जैसे तुम यूएस का नाम आता तो सब बोलता वाओ, हाँ यूएस वाओ, है ना? क्यों? क्योंकि पता है यूएस के पास पैसा है ना? पैसा है तो यानी उसके पास सब चीज है, मिलिट्री पावर है, हर चीज है, प्रेस्टिज है, सब स्टेटस है वगैरह ये सब। तो ये कैसे होगा भाई? बोले ये होगा कि जब आप अपने एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज कीजिएगा और इंपोर्ट को मिनिमाइज कीजिएगा ना, तब जाके आपको ये सब अचीव हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन तो भी तुमको सॉल्व करना है और ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, मर्केंटलिस्ट क्लासिकल मर्केंटलिस्ट स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है? हाँ एविडाइसी तो तुम्हारा सही आंसर है, बताओ। अभी मैं बोली ना, मर्केंटलिस्ट क्या बोलता है? पावर को, वेल्थ को, पावर को, प्रेस्टीज। ठीक है, और एक चीज और देखो सुषमा, यहाँ पे तुम, यहाँ पे क्या बोला? मैक्सिमाइज करना इंपोर्ट। मर्केंटलिज्म किसको बोलते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए, बताओ? अभी मैं पढ़ाई हूँ। मर्केंटलिज्म किसको बोले कि मैक्सिमाइज करो? एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट को बोलते हैं मैक्सिमाइज करो। हाँ, और मिनिमाइज अभी वाले मैं थ्योरी पूरा पढ़ाई हूँ मर्केंटलिज्म, तुम नहीं आई, तुम्हारा मिस हो गया। हाँ वीडियो देख लेना, ठीक है ना आरसी? देखो मिनिमाइज करने के लिए किसको बोलते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, इंपोर्ट को। और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला कि मैक्सिमाइज इंपोर्ट है, मिनिमाइज एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे इसलिए आंसर ई गलत हो गया। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, थोड़ा एक बार मैं ओवरव्यू दे दे। देखो क्या है, मर्केंटलिस्ट बोलते हैं ना कि, मर्केंटलिस्ट बोलते हैं कि वेल्थ को बढ़ाओ, वेल्थ को तुम बढ़ाओगी ना, तुम्हारे पास पावर आ जाएगा, तुम्हारे पास प्रेस्टिज आ जाएगा। ठीक है, ये बात बोले तो बोले कैसे बढ़ाओगी, है ना? पावर, प्रेस्टिज, स्टेटस कैसे बढ़ाओगी? तुमको ना, तुमको एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना होगा। एक्सपोर्ट का मतलब पता है क्या होता है? जब तुम्हारा तुम्हारा कंट्री का बना हुआ चीज तुम बाहर कंट्री में बेच रही हो जाके, उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। ठीक है, और इंपोर्ट, बाहर कंट्री से जो तुम चीज लेती हो ना, उसको कम करो, मिनिमाइज करो। उससे क्या होगा? तुम्हारे पास वेल्थ आएगा, वेल्थ। ठीक है, उसे जब तुम्हारे पास वेल्थ आएगा ना, तो तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारे पास वेल्थ आ जाएगा, पावर हो जाएगा, प्रेस्टीज आ जाएगा। लेकिन क्या, उसके लिए तुमको एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है और इंपोर्ट को मिनिमाइज करना है। और मर्केंटलिज्म एक चीज के अगेंस्ट है, फ्री मार्केट के अगेंस्ट है, मार्केट इकोनॉमी के अगेंस्ट है। यही मैं पढ़ाई हूँ अभी पीछे। ठीक है, हो गया। ठीक है, मैं चेंज कर रही हूँ। सुषमा लेफ्ट हो गई, क्यों? उसका क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एबीडाइसी, और इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा एबीसी। मतलब मर्केंटलिज्म क्या बोलते हैं कि एक्सपोर्ट को क्या करो, एक्सपोर्ट को करना है क्या? एक्सपोर्ट को क्या करना, बोलो? मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और जो इंपोर्ट है, ये वाला रट लो, जो इंपोर्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं? मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो यही हटा दो। ठीक है, तो आंसर हो गया ए बी सी डी, डी, ए बी सी डी। ओ सुषमा, आंसर तुम गलत बताई थी, तुम ए बताई थी ना, ए बी सी डी, खाली ई हटेगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, अच्छा ठीक, नहीं तो ये गौर से देखो, ये रट लो। एक्स, एक्स किसको सपोर्ट करता है? एक्स को सपोर्ट करता है। मर्केंटलिज्म जो है ना, मर्केंटलिस्ट जो है ना, सपोर्ट किसको करते हैं? बताओ एक बार, तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, सपोर्ट किसको करते हैं? मर्केंटलिस्ट सपोर्ट किसको करते हैं? किसको? एक्सपोर्ट को सपोर्ट को बोले कि इसको मैक्सिमाइज करो। और ये आगे किसको बोल रहे? मिनिमाइज करने किसको बोल रहे? मिनिमाइज करने किसको बोल रहे? इंपोर्ट को। और यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, बस हो गया। ये पूरा थ्योरी यही है, अगर तुम पढ़ोगी ना, यही पूरा थ्योरी है।
ये क्या आ गया? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं कराना है मुझे, हाँ ये वाला कराना है, डिफाइन डेमोक्रेसी। अच्छा मैं डेमोक्रेसी का डेफिनेशन नहीं लाई हूँ। अच्छा करो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बताओ। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब मैं कल भी समझाई हूँ, डेमोक्रेसी का मतलब, अच्छा कल मैं डिफिनेशन नहीं बताई थी ना, अच्छा आ जाओ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है सुषमा, देखो डेमोक्रेसी का वही वाला जितना सब बताई हूँ ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लोगों को। डेमोक्रेसी का मतलब है जब एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मेजोरिटी रूल हो, अब ये सब मैं आज पढ़ाऊंगी ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा वोट मिले, पॉपुलर वोट मिले, उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा, पार्टिसिपेशन मिले, ये सब। और यहाँ पे क्या बोला, प्रिविलेज एंड हायरार्की, ये तो ब्यूरोक्रेसी का ना डेफिनेशन है, प्रिविलेज एंड हायरार्की, तो ए हट जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा बी सी डी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या होता है कि जब जब लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, हम लोगों को भी क्या मिलता है, इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है कि नहीं, मतलब वोट का, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आप चाहे जो भी कास्ट जो भी रिलीजन से बिलोंग करें, आपको वोट देना ही है ना, आपको अपना हेड ऑफ द स्टेट को चूज करना ही है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक नंबर। दूसरा कि जब तुम हेड ऑफ द स्टेट, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ द स्टेट को चूज किया जाता है वो मेजोरिटी के रूल के बेस पे चूज किया जाता है। तुम देखती होगी बीजेपी जब जीता, मेजोरिटी रूल के बेस पे जीतता है हमेशा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए मीन ऑफ फिलिंग पब्लिक ऑफिस थ्रू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल, अच्छे पार्टी के बीच में जब स्ट्रगल होता है तो कैसे होता है, वोट के ही थ्रू होता है, पॉपुलर वोट के थ्रू होता है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट सर्व द इंटरेस्ट द पीपल, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चुना जाता है और वो लोग पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल। और ये प्रिविलेज और हायरार्की ब्यूरोक्रेसी में होता है, ठीक है। अभी पढ़ोगी ना सब टैब तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं डिफिनेशन नहीं लाई थी क्योंकि टैब दिया हुआ ये मैं ये नहीं कराऊंगी अभी, इसलिए मैं बाद में कराऊंगी जब इसको लेकर आऊंगी तब। हाँ ये एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इससे क्वेश्चन आएगा। हमें रिवीजन करने का पर्पस ही लाई, देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए, शॉर्ट में मिलाई हूँ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग रूल ऑफ लॉ लिए और सिंगल सिटीजनशिप लिए, तुम लोग बोलना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, रूल ऑफ लॉ लिए हैं और सिंगल सिटीजनशिप लिए हैं, हाँ सिंगल सिटीजनशिप लिए और रूल ऑफ लॉ लिए हैं, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, ठीक है। देख लो रूल ऑफ लॉ अलग चीज है और जुडिशियल रिव्यू अलग चीज है ना, पता है ना। हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या बोरो किए, इंडिया ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यूएस से हम लोग क्या लिए, फंडामेंटल राइट्स लिए और जुडिशियल रिव्यू लिए। इरिस से हम लोग क्या लिए, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं, ओके। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, कैनेडियन से हम लोग ये चीज लिए हैं ना कि सेंट्रल को स्ट्रॉन्ग करना, सेंट्रल को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। विजिट रेसिडेंसी, इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, इंडिया में कैसा फेडरलिज्म है, इंडिया में रेसिडेंसी पावर, रेसिडेंसी पावर का मास, जो पावर वो किसके पास है, सेंट्रल के पास है, तो ये वाला सिस्टम हम लोग कहाँ से लिए हैं, विजिटिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में विजिटिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, यानी सेंटर के पास पावर है, तो ये हम लोग सिस्टम कहां से लिए, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ओके। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, मैं ये पढ़ाई थी। तो तुम लोगों को अगर देखोगी अल्टीमेटली इसको डिसाइड, इसको अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सेंटर ही अपॉइंटमेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट कौन होता है, सेंटर का तो ये होता है। तो बोल रहा है कि ये जो हम लोग जो तरीका लिए हैं, मेथड गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने का, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो हम लोग कनाडा से ही लिए हैं। कॉन्करेंट लीज कहाँ से लिए, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के वक्त हम लोग फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देते, ये कहाँ से लिए हैं, तो ये भी हम लोग कहाँ से लिए, तुम्हारा जर्मनी से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए हैं, तो यूएसएसआर से लिए हैं। उसके बाद फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए, लिबर्टी, इक्विटी एंड फर्टर्निटी, जो हम लोगों का प्रियम्बल में ऐड है ना, तो ये हम लोग कहां से लिए, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। क्वेश्चन सॉल्व करो, झटाझट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। हाँ क्या बोल रहे हो, 4 नंबर,
हाँ मैच करो तुम, आरसी का आंसर आ गया, मैं तुम्हारा भी रखूंगी, तुम बताओ पहले। हाँ तुम भी क्या बोली, डी बोली क्या? हाँ करो करो, आराम से करो, समझो कि तुम एग्जाम में बैठ करो, समझो कि तुम एग्जाम में बैठ के बैठो करो। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, डीपीएसपी कहाँ से लिए? अच्छा तुम लोग को याद नहीं होता तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता दूंगी याद करने, क्योंकि आदमी कंफ्यूजन होता है, मुझे ये बताओ। फंड 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 तुमको तुमको पता है ना? अच्छा एक चीज मैं तुम लोग को याद करा रही, तुमको पता है कोल्ड वार कौन कंट्री लड़ा था, ये तो पता होगा, यूएसए और यूएसएसआर, पता है? यूएसएसआर, ये लोग बहुत अमीर कंट्री है, अभी भी तुम देखोगे तो ये लोग बहुत अमीर है कि नहीं? तो इंडिया इन दोनों से फंड लेता है, एक से लेता है फंडामेंटल राइट्स, एक से लेता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे याद कर लेना। फंडामेंटल राइट्स वाला फंड किससे लेता है? यूएसए से लेता है, ठीक है? देखो सबसे ज्यादा पावरफुल यूएसए है, सबसे ज्यादा पावरफुल यूएसए, ऐसे याद करो, क्योंकि यूएसए तुम्हारा यूएसएसआर से भी ज्यादा निकल जाता है पैसा के मामला में, ठीक है? सबसे ज्यादा पावरफुल फंड, तो हम लोगों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी से अगर रखोगी, फंडामेंटल राइट रखोगी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है दोनों में से? फंडामेंटल राइट्स। तो हम लोग ज्यादा फंड किससे लिए? यूएस से लिए, ऐसे याद रखना। और जो कम फंड है वो हम लोग यूएसएसआर से लिए, ऐसे याद रखना कि दो कंट्री है जो कि अमीर है, जिसमें सबसे ज्यादा यूएस है, तो यूएस से हम लोग फंडामेंटल राइट्स लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम लोग का लीगल है, और जो लीगल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वहां से हम लोग फंड यूएसएसआर से लिए, यही लोग दो कंट्री में लोग फंड लिए। याद करना कि हम लोग दो कंट्री से फंड लिए हैं, एक से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं यूएस से, और एक से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, ऐसे करके ट्रिक से याद रखना हमेशा, ठीक है ना? क्योंकि हमेशा मुझे पता है कंफ्यूजन हो जाता तुम लोगों को, है ना? फंडामेंटल राइट्स किससे लिए हैं? तो यूएस से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे? यूएसएसआर। यही लोग दो कंट्री अमीर अमीर है, तो यही दो कंट्री से इंडिया फंड लिया है, ठीक है? ऐसे याद करना, ठीक है? उसके बाद डीपीएसपी कहाँ गया? डीपीएसपी, डीपीएसपी का इरिस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ट्रिक बैठ रहा है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आदमी भूल जाता, माइंड से निकल जाता है ना? डीपीएसपी, डीपीएसपी, डी, देखो ऐसे कर सकती हो, देखो डायरेक्टिव है ना, तो डी आई, और या इरिस आई, इन्हें डी आई, डी आई यानी इरिस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डी आई, आई एस इससे मैच कर लेना, इरिस से लिए हैं, ठीक है? इमरजेंसी पावर हम लोग कहाँ से लिए? तो जर्मनी, जर्मनी में इमरजेंसी लगा था, कब लगा था? तो तुमको तुमको पता ना, कोल्ड वार में बहुत वक्त जर्मनी में बहुत बार इमरजेंसी लगा था, कहने का मतलब जैसे तुम्हारा दीवार खड़ा कर दिया गया था, फिर एक बार तुम्हारा सब चीज वहां पे बंद हो गया था, तो जर्मनी में इमरजेंसी लगा था, इसलिए लोग जर्मनी से इमरजेंसी लिए हैं, इमरजेंसी पावर वाला। इस तरह से ट्रिक याद हो गया? बताओ तो पहले, इस तरह से याद रहेगा? मैं पूछ रही हूँ, मुझे मुझे बताओ तो पहले, मुझे बताना, हम लोग फंड कहाँ कहाँ से लिए, बताओ फंड कहाँ कहाँ से लिए, कौन कौन कंट्री से? यूएस से कौन वाला फंड लिए हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और यूएसएसआर से क्या लिए हैं? ड्यूटीज लिए, हो गया याद? अच्छा अब बताओ, हम लोग डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? डायरेक्टिव, डी का बाद आई आएगा तो इरिस से लिए, है ना? इरिस से लिए, ठीक है? इरिस से लिए। उसके बाद बताओ, हम लोग इमरजेंसी वाला प्रोविजन जो सस्पेंड वाला कहाँ से लिए? जर्मनी में बहुत बार इमरजेंसी लगा था कोल्ड वार के बीच, इसलिए हम लोग जर्मनी वहां से लिए। बिल्कुल ऐसे याद करेगी ना तो तुमको याद हो जाएगा, ठीक है? माइंड हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मुझे पता है ये आदमी भूल जाता है, एक बार ये वाला कब मैं रिवीजन करने लाई हूँ, ठीक है? ये लोग अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया, आज से ये बोली थी आफरीन की मैं भी क्लास ज्वाइन करूंगी, तो मैं दोनों जगह इसको ऐड कर दी हूँ, अभी तक आई नहीं। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगी तो कैसे होगा बताओ? चलो आ जाओ, आसियान पढ़ते पहले, है ना? आसियान का फुल फॉर्म क्या है? आ जाओ। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म है, देखो मैं पूरा इसका लाइन वहां पूरा ही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, ठीक है? कब आई थी इसको फॉर्म कब किया गया था? तो 1967 में, ठीक है? 1967। अब अगर इसे पूछे कि इसका मीटिंग कब हुआ था, तो बस उल्टा कर देना, इससे पहली मीटिंग, ऐसे, ठीक है? लेकिन ऐसे डेट याद करो,
1967 में पहले ये आया था, आसियान आया था। आसियान में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है? 10। ठीक है, 10 कंट्रीज है। तो हम लोग पहले कैसे याद करते हैं इसको? फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज। फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितना है, किसी को याद है? कौन कौन सा बोलो? पीएम सीट, हाँ पीएम सीट। और उसके बाद याद है, उसके बाद बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी। मैं पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर कोई क्लास देखे तो इसको फिर समझ में आए। देखो पीएम सीट, ओहो, पीएम सीट है जो फाउंडिंग मेंबर कंट्री, क्योंकि फाउंडिंग पीएम सीट। फिर हो गया बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब याद करेंगे। पी से हो गया तुम्हारा फिलिपाइन, रुक जाओ। एम से हो गया तुम्हारा मलेशिया। हेलो, आवाज आ रही है आफरीन? हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ आसियान का। ठीक है, एक बार मैं ये वाला मैं स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ। तुमको थोड़ा सा पहले को क्लास ज्वाइन करूंगी क्योंकि पेपर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब मैं पेपर 2 का, हाँ पेपर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, तो पूरा मतलब मैं थ्योरी के साथ करवाती हूँ, पहले करवाती हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व करने देती हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तुम देखना आसियान। ठीक है, आसियान कब आई थी? तो आसियान 1967 में आई थी। तुम लोग दोनों को तो याद है, लेकिन आफरीन तुम देखो। ठीक है, 1967 में आसियान आई थी। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गया। इसका मेंबर कंट्री कितने है? इसके मेंबर कितने है? टोटल मेंबर 10 है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ 10 मेंबर कंट्रीज याद करेंगे, देखेंगे फिर मैं जब पढ़ाऊंगी उसको तो इसका मेंबर कंट्रीज याद करने का ट्रिक बताऊंगी। ठीक है ना, कौन कौन सा मेंबर कंट्रीज है, तो एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ हम लोग कैसे याद करते हैं। पीएम सीट, पीएम सीट, पीएम शिफ्ट। उसके बाद बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब मैं बता रही हूँ, एम से हो जाएगा तुम्हारा मलेशिया। पीएम सीट ना, पी होगा, सॉरी पहले पी होगा, सॉरी सॉरी, पीएम सीट होगा, पीएमसी। ठीक है, पी से हो जाएगा तुम्हारा फिलिपाइन। ठीक है, पी से हो जाएगा फिलिपाइन, कहाँ गया? फिलिपाइन। एम से हो जाएगा मलेशिया। एस से हो जाएगा सिंगापुर, मेंबर कंट्रीज भी आता है। ठीक ना, आई से हो जाएगा तुम्हारा इंडोनेशिया। टी से हो जाएगा थाईलैंड। ये जो 5 कंट्री है ना, ये फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, ये आफरीन, ये 5 जो पीएम सीट है ना, ये फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज है। एग्जाम में आता है कि पीएम सीट का फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कौन कौन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टोटल कंट्री कितना? तो 10 है। तो टोटल में है, पहला तुम्हारा हो जाएगा बी, ब्रोनियाई हो जाएगा। पी, पी से तुम्हारा हो जाएगा बीपी। हाँ, पी को हम क्या करेंगे, इसको वी करके याद करेंगे। ठीक है ना, इसको खाली यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, बी को, पी को भी पढ़ेंगे तो वियतनाम। एल से हो जाएगा लावस। एम से हो जाएगा म्यांमार। एल से हो जाएगा बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी है, हाँ सी से हो जाएगा तुम्हारा कंबोडिया। नहीं, बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लवस तो हो गया ना, हाँ बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बी से ब्रुनोई, अब पी की जगह में वी यूज करेंगे तो हो जाएगा वियतनाम। एल से लवस, एम से म्यांमार और सी से हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, ये टोटल 10 मेंबर कंट्रीज तुम्हारा आसियान में आते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवा रही इसलिए मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ, फिर इसको मैं बाद में भी अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो आसियान में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 है, 10। और आई कब थी? 1967। डेट याद करो, डेट याद करो, डेट याद करो, कब आई थी? 1967। ठीक है, डेट याद करो कब आई थी? 1967। ओके, अब दूसरा आ जाओ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का डेट याद करो, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, यूयू के फुल फॉर्म याद करो पहले, यू ईयू का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन आई कब है? डेट याद करो, 1993 में। डेट याद करो, क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा इसे। ठीक है, इसलिए मैं पहले थ्योरी करा रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। देखो यूरोपियन यूनियन कब आई थी? 1993 में। ठीक है, डेट याद करो, 1993। कौन से ट्रीटी के थ्रू आई थी? कौन से ट्रीटी? तो मास्टिक ट्रीटी के थ्रू आई थी, मास्टिक ट्रीटी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कौन से ट्रीटी के थ्रू आई थी? तो मास्टिक ट्रीटी के थ्रू आई थी। डेट क्या है? 1993। ओके, कब आई थी? 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन आई थी। हो गया?
ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जितने भी यूरोपियन यूनियन है, जितने भी यूई के मेंबर कंट्रीज है ना, उनके बीच में इंटीग्रेशंस को बढ़ाना। ठीक है, बस इतना ही पढ़ो, जब मैं पढ़ाऊंगी तो फुल पढ़ाऊंगी। ठीक है, इनका पर्पस है कि जितने भी यूरोपियन नेशन हैं उनके बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लोज करना, इंटीग्रेशन करना, पॉलिटिकल रिलेशंस को इंक्रीज करना, इकोनॉमिक रिलेशंस को करना। कौन? जो यूरोपियन नेशन है, जो यूरोपियन नेशन है। ठीक है, तुमको सिर्फ यहाँ पे क्या फोकस करना है? 1993 को आई है एक, और दूसरा क्या फोकस करना है? कौन सा ट्रीटी के थ्रू आई है? तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका यूनियन कब आई है? 2002 में। ठीक है, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आता है, अफ्रीका यूनियन कब आई है? 2002 में। अच्छा एक बात सुनो, अफ्रीका यूनियन ऐसे नहीं आई है, एयू के आने से पहले कुछ और था, इसका नाम पहले कुछ और था, इसका नाम था पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनिटी, OAU, जो कि 1963 में आई थी। ठीक है ना, इसी को OAU को चेंज करके 2002 में अफ्रीका यूनियन आया है। ठीक है, अफ्रीका यूनियन कब आया? 2002 में, लेकिन उससे पहले क्या था? अफ्रीका यूनियन यूनिटी नहीं है, यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये गलती हो गया। ठीक है, तो ये अफ्रीका यूनियन का डेट क्या है? 2002। ठीक है, 2002 कहां पर आई? याद करो, दरबन साउथ अफ्रीका में आई थी। कहां पे आई थी? दरबन साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका यूनियन 2002 में आई थी। कहां पर आई है? देखो अफ्रीका यूनियन लिखा हुआ है तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आई है, और कहां पे? दरबन में आई है। पर्पस क्या था? जितना भी अफ्रीकन नेशन स्टेट है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉलिडेरिटी को और यूनिटी को प्रमोट करना। ठीक है, उसके बाद आता यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये तुम्हारा 2025 का भी क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे भी रखना है। ये पहले, अभी ये बहुत बार क्वेश्चन आती है, ठीक है, सभी आती है, लेकिन ये करंट क्वेश्चन आया हुआ है। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ना, ये 2000 में आई थी। ठीक है, 2010 अक्टूबर 2000 में आई थी। लेकिन क्या किया गया इसमें? कौन कितने मेंबर कंट्री है? 5 है। रशिया है, बेलारूस है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। मैं जब इसको पढ़ाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन में तो मेंबर कंट्री का याद करने का ट्रिक दे दूंगी। ठीक है, अब एक बात सुनो, इसका नाम चेंज कर दिया गया 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको बोल दिया गया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, देखो अगर एग्जाम में तुमसे पूछे यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का डेट क्या है, तब हो जाएगा 2000। ठीक है, लेकिन तब तुमसे अगर एग्जाम में नाम चेंज करके पूछे कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का नाम क्या है, तब वो 2015 में आई। क्यों? क्योंकि इसी का ही नाम चेंज करके यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, मैच करो मैचिंग। आसियान कब आई है? यूरोपियन यूनियन कब आई है? अफ्रीका यूनियन कब आई है? अच्छा ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा आर सब तुम लोग बताओ। आफरीन बता, क्या बोली सुषमा? अच्छा 3 बोली, और बोलो। अच्छा आफरीन और अंजलि मुझे बताओ। 3, हाँ अंजलि तुम बताओ। 3, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। देखो आसियान कब आई थी? 1967 में। यूरोपियन यूनियन कब आई थी? 1993 में। अफ्रीका यूनियन कब आई थी? बताओ अफ्रीका यूनियन का डेट 2002 में। और यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब आई थी? 2000 में। ठीक है, मैं इसलिए रिवीजन कराई ना कि जैसे कि देखो पढ़ाते पढ़ाते मैं बार बार पढ़ाऊंगी ना, अभी तुम लोगों को पढ़ाऊंगी तो कुछ उतना नॉलेज नहीं होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा, फिर इससे क्वेश्चन आएगा, फिर मैं रिवीजन कराऊंगी, फिर इसी तरह टॉपिक कराऊंगी, तो फिर तुम लोगों को दिमाग में बैठते बैठते जब मैं पूरा टॉपिक कराऊंगी ना, तो तुम लोगों को एक दिन ऐसा हो जाएगा कि एकदम आराम से याद हो जाएगा। आरसी को मैं ऐसे ही याद कराई हूँ, जब आता है तो मैं पहले थ्योरी कराती हूँ, पहले समझाती हूँ, तब क्वेश्चन करवाती हूँ। आज इसको हर चीज आता है, तो ये